हेलो 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 एवरीवन। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग कॉन्सेप्ट आर्मी, कैसे हो सब लोग? सो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था लैंडमार्क्स ऑफ फार्माकोलॉजी, लैंडमार्क्स एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी की फार्माकोलॉजी का क्या स्कोप है, क्या कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या डिस्कवरीज की थी। और अब हम शिफ्ट हो रहे हैं अपने कोर टॉपिक पर, जो कि है हमारा काइनेटिक्स वाला पोर्शन, हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोलॉजी का जो दूसरा एसेंशियल वेव है, जो दूसरी एसेंशियल चीज है, वो ही है हमारी फार्माकोकाइनेटिक्स। तो जोश कैसा है? आई होप सो। आप लोग लेक्चर्स तो देख ही रहे होगे। और मैं एक पर्सनल चीज बोलना चाहता हूं, जस्ट ट्राई टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स, अपने खुद के नोट्स बनाओ, जिससे आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि बॉस ऐसे करना है। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? सब लोग कमेंट सेक्शन में लिखो। थोड़े बहुत कमेंट्स हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट वीडियोस में हमें कौन कौन से कमेंट्स मिले हैं। ग्रीटिंग्स टू यू अजत, थैंक यू बॉस। कुलदीप JEN2Z, गॉट इट सर। अच्छा, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे उसने बोला होगा। ओके सर, प्लीज स्ट्रक्चर फॉर्म में एक्सप्लेन कर दीजिए। बच्चा मैंने बताया तो था लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपको, हैं? जिसने भी नहीं देखी है मेरी, आप जाकर के ना, मेरी कौन सी वाली वीडियो देखोगे? आप जाकर के मेरी वीडियो देखना, एसेंशियल्स वाली वीडियो देखना मेरी जाकर के। वेट फॉर अ वाइल। आप मेरी एसेंशियल टर्मिनोलॉजीज वाली वीडियोस देखना, आपको उसमें मिल जाएगा स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है? एसेंशियल टर्मिनोलॉजीज वाली वीडियो देखोगे तो आपको स्ट्रक्चर के साथ सारी चीजें मिल जाएंगी। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, शाम के 7 बज रहे हैं और मैं आप सबके क्लासेस लेकर के आ गया हूं और अपना प्रॉमिस मैं पूरा कर रहा हूं। मैंने कहा था फार्माकोलॉजी मैं जून से पहले कंप्लीट करूंगा, एंड आई विल बी गिविंग द प्रॉमिस कि मैं फार्माकोलॉजी कंप्लीट करूंगा। और साथ ही साथ ब्रह्मास्त्र सीरीज आ रही है, PYQs वाली सीरीज, जिसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी के बच्चों के लिए भी क्वेश्चंस हैं, कोई PYQs हैं, और बैचलर इन फार्मेसी जो कि फर्स्ट सेम थर्ड सेम में हैं, अभी जो पेपर देंगे उनके PYQs कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। आप आ जाना मेरे साथ, 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स। और जो बोर्ड के BTE UP के पेपर देने वाले हैं, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के पेपर, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स, वो उनके लिए भी PYQ सीरीज में लेकर के आऊंगा। बट डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स का पेपर होता है मई जून में, तो उनकी ब्रह्मास्त्र सीरीज 2.0 बाद में आएगी। और पहले हमारे पास सीरीज आ रही है, सीरीज जो आएगी वो आएगी फर्स्ट और थर्ड सेम वाले बच्चों के लिए, जो कि बैचलर्स में है, AKTU का सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट मैं टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करूंगा, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मार्गदर्शन सीरीज हमारी चल रही है, HAP की पूरी प्लेलिस्ट हमने अपने YouTube चैनल पर डाल दी है। कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा के नाम से मार्गदर्शन सीरीज है, जिसमें HAP के टोटल आई थिंक समवेयर अराउंड 22 से 23 लेक्चर्स होंगे। और हमने कंप्लीट एंटायर HAP कंप्लीट किए। थोड़े बहुत माइन्यूट से टॉपिक्स बचे रह गए, सेल सिग्नलिंग, टिश्यूज, वो सारी चीजें मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा, क्योंकि वो इतने रिलेवेंट टॉपिक नहीं है HAP में जो बाकी जितना आपका कोर्स इनकलकेट होता है। फार्माकोलॉजी का भी हम आज लेक्चर नंबर 10 एक्चुअली में करने जा रहे हैं, ठीक है? फार्माकोलॉजी का ही लेक्चर 10 हम आज करने जा रहे हैं, ठीक है? और हम लोग फार्माकोलॉजी को एज सुन एज पॉसिबल इन द इजीएस्ट मैनर हम आप तक डिलीवर करेंगे। अभी एक्चुअली में मैं मान रहा हूं, मैं ये चीज मान रहा हूं कि लेक्चर की स्पीड थोड़ी सी स्लो है, या हम कम कंटेंट केटर कर पा रहे हैं, बट एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज आपके लिए ये सब्जेक्ट नया है। तो फिर क्या होगा, जैसे जैसे आप इस सब्जेक्ट के साथ यूज टू होते जाओगे, हम अपनी फ्रीक्वेंसी स्पीड बढ़ा देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ सुमित प्रताप सिंह फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा, लेकर के आ गया हूं आपके पास मार्गदर्शन सीरीज, जो कि वन स्टॉप सोल्यूशन है हर फार्मा स्टूडेंट के लिए, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ चैनल जिसमें सारे लेक्चर्स हो, हर सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स हो। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा वाज क्रिएटेड टू सॉल्व दिस सिचुएशन, कि अगर स्टूडेंट
डोरली पढ़ना चाह रहा है, डिटेल में पढ़ना चाह रहा है, तो उसके लिए वो प्लेलिस्ट मिलेगी। अगर स्टूडेंट पीवाईक्यूज करना चाह रहा है तो उसको पीवाईक्यूज की सीरीज मिलेगी। अगर स्टूडेंट्स केवल लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन करना चाह रहा है, वन शॉट प्रिपरेशन करना चाह रहा है, तो उसके लिए वो सीरीज मिलेगी। बट फॉर दैट आई नीड योर सपोर्ट। हमारे लगभग 750 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 800 सब्सक्राइबर्स, ठीक है। और आज मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि जो हमारी तीसरी पॉडकास्ट आ रही है वो समवेयर अराउंड, मैं आपको एक प्रॉमिस कर देता हूं कि वो हमारी पॉडकास्ट होली के बाद तक रिलीज हो जाएगी, समवेयर अराउंड 22 मार्च के आसपास। हमारी पहली पॉडकास्ट रिलीज हुई थी 22 नवंबर, हमारी दूसरी पॉडकास्ट रिलीज हुई थी 22 जनवरी, और हमारी तीसरी जो पॉडकास्ट रिलीज हो रही है वो रिलीज होगी बाई 22 मार्च, ठीक है। ये प्रॉमिस मैं आपको करके जा रहा हूं। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लोगों को याद रख लेना कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा का ये लोगो, ठीक है। कहीं पर भी दिखे सब्सक्राइब कर दो, रील दिखे लाइक कर दो। लेक्चर्स के दौरान पेन पेपर कॉपी स्टिकी नोट्स लेकर के बैठना, मैं जब पढ़ा रहा हूं मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं इस चीज का कि आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। इंस्टेड डाउट आता है, जस्ट डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो। मैं एड्रेस करने वाला हूं क्यूएनए सीरीज में जैसे ही पर्टिकुलर टॉपिक खत्म हो जाएगा। सी बच्चा देखो, सीधी सी बात इतनी सी है, फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट है ना वो आपका सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6 में है बैचलर्स में, और सेकेंड ईयर में है डिप्लोमा में। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हमने 4th सेमेस्टर से उठाया है, ठीक है। अभी तक जो आपको स्टार्टिंग के जो 9 लेक्चर्स मिले ना, उसमें हो सकता है सिलेबस थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको थोड़ा सा लेक्चर्स में मिल जाए, बट फ्रॉम आज से काइनेटिक्स से हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे। पहले 4th सेमेस्टर की फार्माकोलॉजी कंप्लीट, 5th सेमेस्टर की फार्माकोलॉजी कंप्लीट, 6th सेमेस्टर की फार्माकोलॉजी कंप्लीट। और ये इट इज रिलेवेंट फॉर बोथ स्टूडेंट्स, डिप्लोमा के लिए भी और बैचलर्स वालों के लिए भी। डिप्लोमा वालों के लिए थोड़ा बहुत आसान ये हो जाएगा फार्माकोलॉजी की सीरीज में कि बच्चा आपको करना ये है कि जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वाली पोर्शन होगा ना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो आपको नहीं पढ़ना है, बाकी फार्माकोलॉजी आपके लिए रिलेवेंट है, आप यहां से पढ़ सकते हो। ऑल्सो फॉर फार्मा डी स्टूडेंट्स ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है। मिस्टर सोमवंशी, Mr_Somanshi_2003 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। लेक्चर के दौरान स्क्रीनशॉट्स लो, जस्ट गो ऑन इंस्टाग्राम, टैग मी, एंड मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं मेंशन बैक दूंगा अपने हर स्टूडेंट को। अपने नोट्स बनाओ, नोट्स मेरे को शेयर करो, ठीक है। ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी, यहां पर आप मेरे को डायरेक्टली डीएम कर सकते हो, ठीक है। यहां पर आप मेरे को डायरेक्टली डीएम कर सकते हो, ठीक है। कोई क्वेरी होती है, कोई पर्सनल रिलेटेड क्वेरी होती है अगर, तो वो प्लीज मेरे को मेल कर देना conceptofarma21@gmail.com, ठीक है। तो चलो अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सब लोग अपने पेन पेपर्स लेकर के बैठ जाओ। आज के लेक्चर की हेडिंग है फार्माकोकाइनेटिक्स। आज के लेक्चर की हेडिंग है फार्माकोकाइनेटिक्स। चलो, फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। अब फार्माकोकाइनेटिक्स, हमने फार्माकोडायनेमिक्स पढ़ा था कि व्हाट ड्रग डू टू द बॉडी, कि ड्रग का क्या रिस्पॉन्स होता है बॉडी के ऊपर। अब फार्माकोकाइनेटिक क्या कहती है बच्चा? सो फार्माकोकाइनेटिक ये कहती है कि फार्माकोकाइनेटिक का सीधा सा मतलब इतना सा है कि बॉडी का रिस्पॉन्स ड्रग के साथ कैसा है। दो चीजें होती हैं, एक आपने ड्रग इनटेक की, सो ड्रग बॉडी पे क्या एक्ट कर रही है, और ड्रग के एक्शन करने के बाद फिर बॉडी का क्या रिस्पॉन्स है उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए, वो होता है आपका फार्माकोकाइनेटिक। क्या होता है बच्चा? वो होता है आपका बॉडी का क्या रिस्पॉन्स है ड्रग को लेकर के, ये चीज होती है आपकी फार्माकोकाइनेटिक, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग लिख लेंगे कि लिख क्या लेंगे, इट इज बेसिकली अ स्लोगन, ठीक है। इतनी चीज याद रखो कि अगर फार्माकोडायनेमिक्स आया है तो डायनेमिक्स में डी आ रहा है, सो ड्रग, व्हाट ड्रग डू टू द बॉडी, मतलब डी आ रहा है, डी रेपिटेटिव आ रहा है, ठीक है। व्हाट ड्रग डू टू द बॉडी, ये हो गया फार्माकोडायनेमिक्स। और जहां पर फार्माकोकाइनेटिक्स है वहां पर क्या होगा? बॉडी रिस्पॉन्स टू ड्रग। तो इसको हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिख लेंगे कि यहां पर हम लोग ने ऐसे लिख लिया, बॉडी रिस्पॉन्स टू ड्रग,
ठीक है, कि बॉडी एक्चुअली में कैसे ड्रग को रिस्पॉन्ड कर रही है या कैसा रिस्पॉन्स शो कर रही है। आई होप सो आपको फार्माकोकाइनेटिक्स वाला पोर्शन तो समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स में आप 4 चीजों के बारे में पढ़ोगे। फार्माकोकाइनेटिक्स में आप 4 चीजों के बारे में पढ़ोगे। कौन कौन सी चीजों के बारे में पढ़ोगे? पहला पढ़ोगे एब्जॉर्प्शन, दूसरा पढ़ोगे डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा पढ़ोगे मेटाबॉलिज्म और चौथा पढ़ोगे एक्सक्रीशन। क्या पढ़ोगे बच्चा? पहला पढ़ोगे एब्जॉर्प्शन, दूसरा पढ़ोगे डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा पढ़ोगे मेटाबॉलिज्म और चौथा पढ़ोगे एक्सक्रीशन। ठीक है, सी when you are live in the class ना, when you are lively, हंस खेल करके पढ़ रहे हो तो आपको आपकी समझने की जो कैपेसिटी होती है ना वो मल्टीप्लाई हो जाती है। समझ रहे हो बात को? इंस्टेड आप रोमर के पढ़ रहे हो कि नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद नहीं हो रहे, क्लासिफिकेशन समझ में नहीं आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट जस्ट कम इनटू इट, थोड़ा सा एंजॉय करना स्टार्ट करो। और मैं इतना आसान लेकर के आ रहा हूं कि आपको केडी त्रिपाठी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको डॉक्टर केडी त्रिपाठी सर, ऑल्दो इट्स द बेस्ट बुक, मैं ये कहूंगा कि इंडियन फार्माकोलॉजी की बाइबल बोली जाती है। इंडियन फार्माकोलॉजी की बाइबल है डॉक्टर केडी त्रिपाठी सर की जो बुक है, जो आपकी कौन सी पब्लिशर पब्लिश करती है? आई थिंक जेपी पब्लिशर पब्लिश करती है। ठीक है, सो इट इज द बाइबल ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। बट स्टिल अगर आपको वो उतनी मोटी किताब नहीं पढ़नी है, 1000 पेज की किताब नहीं पढ़नी है, सो इंस्टेड आप लेक्चर्स ज्वाइन करो और लाइवली होकर के पढ़ो। एंड आई एम प्रॉमिसिंग दैट कि सारी चीजें समझ में आएंगी। फार्माकोलॉजी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में ना आए। सीधी सी इतनी सी बात है कि आपने दवा खाई और दवाई ने बॉडी में क्या रिएक्शन किया और फिर बॉडी का रिस्पॉन्स क्या रहा उस रिएक्शन के बिहाफ पे, दैट इज द फार्माकोलॉजी। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहला एब्जॉर्प्शन, सबसे पहला है एब्जॉर्प्शन। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। पहला है एब्जॉर्प्शन, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है मेटाबॉलिज्म। क्या है बच्चा तीसरा? तीसरा है मेटाबॉलिज्म। पहला है एब्जॉर्प्शन, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है मेटाबॉलिज्म और चौथा है एक्सक्रीशन। चौथा क्या है हमारा? एक्सक्रीशन। अब तुम बोलोगे सर ये कौन सी बला है? अभी तक हम लोग काइनेटिक्स जान रहे थे, अब आपने 4 नई चीजें और बता दी। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि हमने ड्रग को इंटेक किया, हमने मान लो पैरासीटामोल खाई या हमने मान लो डिस्प्रिन खाई। ठीक है, अब चाहे तुम उसको डिस्प्रिन बोलो या एस्पिरिन बोलो। डिस्प्रिन भाई ब्रांड नेम से आती है। ठीक है, डिस्प्रिन जो है एक ब्रांड नेम है और उसमें जो है क्या है, डिस्प्रिन में क्या है हमारा सॉल्यूशन कौन सा है या केमिकल कौन सा है? वो है हमारा एस्पिरिन। डिस्प्रिन बोलो चाहे एस्पिरिन बोलो एक ही बात है। अब मान लो एस्पिरिन ली, अब एस्पिरिन सबसे पहले क्या होगी? सबसे पहले डिसोल्यूट होगी, डिसइंटीग्रेट होगी। ठीक है, डिसइंटीग्रेट होने के बाद फिर क्या होगा? डिसइंटीग्रेट जब हो गई तब फिर वहां से उसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा। पहले एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होने के बाद फिर वो ब्लड स्ट्रीम में डिस्ट्रीब्यूट होगी। जब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तब वो जाकर के मेटाबोलाइज करेगी और मेटाबोलाइज करने के बाद फिर वो अपना एक्शन दिखाएगी और एक्शन दिखाने के बाद जो टॉक्सिक सब्सटेंस या टॉक्सिक वेस्ट बच जाएगा वो हाइड्रोफिलिक पोर्शन बना करके या वाटर सोल्यूबल पोर्शन बना के किडनी के थ्रू हमारी एक्सक्रीशन में यूरिन के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, एंड दैट्स हाउ द मैकेनिज्म ऑफ एंटायर ड्रग्स टेक्स प्लेस। अब बात कर लो चाहे पैरासीटामोल की, डायबिटीज में बात कर लो टॉलब्यूटामाइड की, बाइगुआनाइड्स, मेटफॉर्मिन, पायोग्लिटाजोन, रोसिग्लिटाजोन, अकारबोज, वोगलीबोज, ठीक है, थियोटेपा, एन नंबर ऑफ ड्रग्स है, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। कितनी दवाइयां हैं, कितनी दवाइयां हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। एंटायर दवाइयों का जो मेन जो बेस फंक्शनिंग होता है वो इसी तरीके से होता है कि अगर आपने ओरल ड्रग ली है या तो फिर आपने पैरेंटरल ली हो। अच्छा, सब बच्चे बोलेंगे सर मुझसे कि सर ओरल क्या होता है, पैरेंटरल क्या होता है। मैंने आपको रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ओरल जो आप माउथ के थ्रू ले रहे हो, ठीक है, इनटेक कर रहे हो थ्रू माउथ, वो ओरल के थ्रू हो जाता है, ओरल रूट हो जाता है। जो आप पैरेंटरल मतलब 2 टाइप के एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, एक एंटेरल
एंटेरल मतलब जिसको आप थ्रू इंटेस्टाइन कर रहे हो, ठीक है बॉस। अब इंटेस्टाइन कर रहे हो, और पैरेंटरल मतलब अदर देन इंटेस्टाइन या अदर देन एंटेरल। तो एंटेरल में वो सारी दवाइयां आएंगी जो आप इंटेक कर रहे हो। बॉस दवाई खाओगे तो पेट में जाएगी, पेट में जाने के बाद फिर वो इंटेस्टाइन में जाएगी और फिर वहां से पूरा प्रोसेस होगा। तो जैसे ही आपने ओरल एडमिनिस्ट्रेशन लिया तो वो एंटेरल में आ गई। और अगर मान लो आप डायरेक्ट आईवी इंजेक्शन दे देते हो, जैसे कि आपने देखा होगा कई पेशेंट्स होते हैं जिनको रैपिड रिस्पांस चाहिए होता है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, उनको आईवी इन्फ्यूजन किट लगा देते हैं। आईवी इन्फ्यूजन किट डायरेक्ट आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। तो फिर क्या हुआ, ब्लड स्ट्रीम में ड्रग जाने का मतलब यह है कि हमने डायरेक्ट आपकी वेन्स में जो है निडल के थ्रू प्रिक करके ड्रग को एडमिनिस्टर कर दिया। अब ड्रग को एडमिनिस्टर करने का मतलब है कि जब आप ड्रग इंटेक कर रहे थे, वो ड्रग स्टमक में जा रही थी, HCl से डिसोल्यूट कर रही थी, फिर इंटेस्टाइन में पास हो रही थी, फिर उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा था, तब जाकर के वो अपने रिसेप्टर पर बाइंड करने के बाद जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाएगी, इसमें लगता था टाइम। और वो टाइम को हम लोगों ने कंसाइज कर दिया, और कंसाइज करने के बाद हमने डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में दे दिया। जो मान लो 2 घंटे का टाइम लग रहा था ड्रग को रिसेप्टर तक पहुंचने में, हमने डायरेक्ट वेन्स में दे दिया। हमने डायरेक्ट जो है आईवी इंजेक्शन के थ्रू, इंट्रावेनस इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्ट हमने इंजेक्ट कर दिया। जब हमने इंजेक्ट कर दिया तो ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट ड्रग पहुंच गई। तो उसका जो बायो अवेलेबिलिटी वाला क्राइटेरिया है, उसका जो बायो अवेलेबिलिटी वाला क्राइटेरिया है, वो उस पर्टिकुलर ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। और बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी इस वजह से क्योंकि हमने उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर दिया है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वही होता है जो आपने ड्रग इंटेक किया, स्टमक में पहुंची, स्टमक के पहुंचने के बाद फिर लीवर में पहुंच करके मेटाबोलाइज हुई और फिर वो जाकर के बाइंड करेगी। हमने इस पूरे प्रोसेस को बाईपास कर दिया। समझो एक मेरी बात कि आप मान लो यहां से, आप मान लो लखनऊ से प्रयागराज जा रहे हो, ठीक है। अब लखनऊ से प्रयागराज जा रहे हो, अभी तो चलो हाईवे बन गया, जब हाईवे नहीं बना तो आपको शहर के अंदर से जाना पड़ता था, ठीक है। बट अब बाईपास बन गया, अब हाईवे बन गया है वहां पे, तो अब आप शहर के अंदर थोड़ी ना जाते हो, आप डायरेक्ट बाईपास में चले जाते हो। तो वही चीज हो रही है कि एंटरल वाला पोर्शन, जैसे कि आपने दवाई खाई, दवाई पेट पे पहुंची, फिर डिसइंटीग्रेशन हुआ, डिसइंटीग्रेशन होने के बाद फिर वो जाकर के लीवर में मेटाबोलाइज हुई, उसके बाद फिर वो बाइंड करेगी, अपना एक्शन दिखाएगी। इंस्टेड आपने सीधे ब्लड स्ट्रीम में एडमिनिस्टर की ड्रग, और ड्रग ने अपना रैपिड मोड ऑफ एक्शन दिखाया, बायोअवेलेबिलिटी, ज्यादा बायोअवेलेबिलिटी के साथ, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग एब्जॉर्प्शन में पढ़ते थे, डिस्ट्रीब्यूशन में, मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म कौन कौन से ऐसे ऑर्गन से बच्चों मुझे बताओ जहां पर ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। सबसे पहला मेन जो ऑर्गन है वहां वो लीवर होता है। अभी किसी ने सुना होगा पैरासीटामोल, किसी ने सुना है ज्यादा नहीं खानी चाहिए, किसी ने सुना है पैरासीटामोल ज्यादा नहीं खानी चाहिए। आप, ये एक क्राइटेरिया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर 3000 mg से ज्यादा पैरासीटामोल या 3000 mg से ज्यादा कैल्पोल आप नहीं खा सकते। कितना? 3000 मिलीग्राम, 3000 मिलीग्राम से ज्यादा पीसीएम नहीं खा सकते। और ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि पैरासीटामोल का एक एडवर्स रिएक्शन है या एडवर्स साइड इफेक्ट है कि ये हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। हिपैटोटॉक्सिसिटी का मतलब लिवर को डैमेज करता है, ठीक है। अब लिवर को डैमेज करता है, अब देखो जब भी आप, जैसे कि मान लो एंटीबायोटिक ड्रग है, बुखार को ठीक करने के लिए, दर्द को ठीक करने के लिए कैल्पोल खाते हो आप, या डोलो 650 खाते हो, ठीक है। तो अब 2 फॉर्म में आती है, मतलब जो मेजरली यूज होता है, पहली 500 mg में होती है, फिर 650 mg में आती है, ठीक है। एक 500 मिलीग्राम की आती है, गोल सी टैबलेट होती है कैल्पोल की, कैल्पोल 500, या फिर कैल्पोल 650 आती है, या डोलो 500, डोलो 650 आती है, ठीक है। अब क्या होता है कि ऐसा बोला जाता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको 3000 mg से कम खानी है, मतलब 6 टैबलेट आप नहीं खा सकते, 6 टैबलेट आप नहीं खा सकते, वो हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कर देगी। और बॉस देखो, कोई भी आप केमिकल इनटेक करो, इट्स जस्ट लाइक अ सिंथेटिक केमिकल, ठीक है। क्या है पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड? एक केमिकल ही तो है, और वो केमिकल इसलिए दिया जा रहा है बिकॉज बॉडी के न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन में कुछ एबनॉर्मेलिटी आ गई है, जिस एबनॉर्मेलिटी को ड्रग पर्टिकुलर मेटाबोलाइज होकर के बाइंड करेगी और उस पर्टिकुलर जो इनएफिकेसी आई थी उसको ठीक कर देगी, ठीक है। और जब वो पर्टिकुलर रिसेप्टर जाकर के बाइंड हो जाएगा तो आपका जो पेन है, आपका बुखार है, वो कम हो जाएगा। यही तो कर रही थी, बट इतना होने के लिए लिवर को
आपके बॉडी का जो लिवर है, आपके बॉडी का जो हिपैटिक ऑर्गन है, वो बहुत ज्यादा उसको प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ रहा है उस पर्टिकुलर दवाई को मेटाबोलाइज करने के लिए, ठीक है। दैट्स वाई वो पर्टिकुलर हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, और इसीलिए बोला जाता है दैट जस्ट ट्राई टू अवॉइड मेडिसिन। इंस्टेड अगर आप खुद ठीक हो जाते हो तो है, बट अब इसका मतलब ये भी नहीं कि दवाई खानी ही नहीं है, आपको दवाई जरूरत पड़ने पर ले सकते हो आप, लेकिन आदत मत डालो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बुखार आया और हमने जो है डोलो 650 उठाई खा ली, नहीं। बॉडी की एक सेल्फ रेजिस्टिविटी होती है, आप बॉडी की सेल्फ रेजिस्टिविटी के साथ आप मजाक नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब थोड़ा बहुत बुखार आ रहा है तो फिर आप जो है अवॉइड कर सकते हो, लेकिन अगर जरूरत है सही में कि बुखार बहुत तेज है तो फिर आप ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और 500 mg तो ठीक है, कंसिडरेबल अमाउंट में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और 3000 mg की बात कर रहा है वैसे तो, ठीक है। तो ये तो हो गया, चलो एग्जाम्पल की बात हम कर रहे थे। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, मेटाबॉलिज्म हो गया, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कैसे होता है? एक्सक्रीशन जनरली होता है हमारा यूरिन के थ्रू। एक्सक्रीशन जनरली होता है हमारा यूरिन के थ्रू, क्योंकि जब मेटाबॉलिज्म कंप्लीट हो गया ना, जब मेटाबॉलिज्म कंप्लीट हो गया तब फिर क्या करते हैं, जो बची हुई टॉक्सिक ड्रग होती है ना, जो बची हुई ड्रग है वो वेस्ट है हमारे लिए। बॉडी में या ब्लड स्ट्रीम में जो बची हुई ड्रग है, अगर मान लो ड्रग का एक्शन हो गया, अब जैसे कि मान लो मैंने अपने क्लास में किसी को मैंने बुलाया कि बॉस मेरा ये काम करवा दो, ठीक है। मेरे क्लास में नहीं, मेरे जानने वाले में मैंने किसी को बुलाया कि बॉस मेरा ये काम करना है, ठीक है। अब मान लो मैंने उसको जिस काम के लिए बुलाया था वो काम अगर हो गया तो फिर मैं उसको यही बोलूंगा ना कि भाई अब तू चला जा, यही तो बोलूंगा मैं। जिस काम के लिए मैंने किसी पर्टिकुलर एक बंदे को बुलाया है और वो काम मेरा हो गया तो फिर मैं क्या कहूंगा बॉस की थैंक यू सो मच, अब आप जा सकते हो। तो जा सकते हो का मतलब यही है ना कि आप अपनी एग्जिट ले लो वहां से। और सेम चीज बॉडी की फिजियोलॉजी में भी होता है कि जब ड्रग ने अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखा दिया और पर्टिकुलर आपको जो रिस्पॉन्स चाहिए था, जैसे बुखार ठीक करना था और बुखार ठीक हो गया, या मान लो आपको मलेरिया से फाइट करना था, मलेरिया आपका ठीक हो गया, तो फिर क्या होगा, आपको ड्रग को बॉडी से एलिमिनेट भी तो कराना है, नहीं तो फिर वो इनसाइड टॉक्सिसिटी नहीं स्टार्ट हो जाएगी। तो उसी एलिमिनेशन की प्रोसेस को आप लोग कहते हो एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन हमेशा किससे होता है? एक्सक्रीशन हमेशा होता है वाया यूरिन के। एक्सक्रीशन किसके वाया होता है? वाया यूरिन। अब आप बोलोगे सर एक्सक्रीशन तो हम लोग फिशीज के भी मैटर में दे सकते हैं, इजेशन के थ्रू भी दे सकते हैं। बच्चा देखो मैं तुमको सीधी सी बात बताऊं, मेजर केसेस में यही होता है कि एक्सक्रीशन थ्रू किडनी ही होता है। इंस्टेड अगर मान लो बहुत ही मेजर मॉलिक्यूल्स हैं या बहुत ही मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं और कैपिलरी साइज में भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, तब जाकर के वो एनएस के थ्रू फीकल मैटर के साथ इजेक्ट होगा, ठीक है, सॉलिड वेस्ट मटेरियल के साथ। नहीं तो जनरली यूरिन के साथ जो है, क्योंकि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो किडनी में जाके फिल्टर हुआ, किडनी में जाके फिल्टर हुआ तो उसको हाइड्रोफिलिक बनाया और जो है सारे टॉक्सिन्स वेस्ट सब्सटेंसेस के साथ बाहर एक्सक्रीट करा देते हैं। समझ गए? आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। जो मेन पहला टॉपिक है वो है ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। क्या है जो हमारा पहला मेजर टॉपिक है? वो है हमारा ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। सब लोग हेडिंग डालना, क्या है? ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। एक मिनट, ओके, ठीक है, ये है हमारा मैकेनिज्म, ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अब ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की बात करें तो इसका क्या मतलब होता है? मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल टू साइट ऑफ एक्शन। अब जैसे कि मान लो मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है। अब मेरा एक फ्रेंड कौन सा है? मान लो हर्ष नाम का मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है। अब उसने मेरे को फोन किया कि भाई जल्दी लड़ाई हो गई, जल्दी आ जाओ यार, ठीक है। तो जब लड़ाई हो गई है तो बॉस लड़ाई किसी जगह पर हुई होगी या मैटर किसी जगह पर हुआ होगा,
है कि नहीं, तो वहां पर आपको पहुंचना है। सो दैट इज कॉल्ड, दैट एरिया इज कॉल्ड एज, जहां पर लड़ाई हुई है या जहां पर प्रॉब्लम आई है, वो पर्टिकुलर एरिया है आपका साइट ऑफ एक्शन, वो वाली साइट जहां पर एक्चुअली में एक्शन हो रहा है। तो ड्रग मॉलिक्यूल का मूवमेंट टू साइट ऑफ एक्शन, कि ड्रग मॉलिक्यूल कैसे मूव करके साइट ऑफ एक्शन तक पहुंच रहा है, वो होता है आपका ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, या मान लो ट्रांसपोर्ट की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग साइट ऑफ एक्शन की बात कर रहे थे, तो साइट ऑफ एक्शन हमारा क्या होगा? साइट ऑफ एक्शन होगा हमारा, सबसे पहला साइट ऑफ एक्शन तो ब्लड स्ट्रीम होगा, कि बॉस पहले ड्रग साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मोड, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से पहले ब्लड स्ट्रीम में पहुंचे और फिर ब्लड स्ट्रीम से साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचे। ठीक है, तो इसी चीज को आप लिख लेंगे, दैट ट्रांसपोर्ट कैन बी डिफाइंड एज, ठीक है, इसको लिख लो, ट्रांसपोर्ट, कलर चेंज कर लेते हैं बॉस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट can be defined as, transport can be defined as movement of molecules, movement of molecules from site of administration, from site of administration, from site of administration to blood stream, to blood stream, which ultimately मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी। एक भी क्लास ऐसी नहीं जाती है ना सुमित सर की तुम्हारी कि सुमित सर स्पेलिंग गलत ना करें, हैं? बहुत बुरी चीज है ये। विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन, which ultimately results in drug reaching its site of action, drug reaching its site of action, drug reaching its site of action। ठीक है, तो ये थी हमारी ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन। ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन क्या कहती है? अब तुम बोलोगे सर कि आप लिख के क्यों बताते हो? देखो कई बच्चा ऐसा होता है ना जिसको लिंग्विस्टिक मिस्टेक होती है, ठीक है, लैंग्वेज समझ में नहीं आती, और ये बहुत ही ज्यादा बिटर ट्रूथ है। फार्मा में आने वाला बच्चा कोई बिहार से आ रहा है, कोई उड़ीसा से आ रहा है, कोई उत्तर प्रदेश से आ रहा है, स्टेट बोर्ड से आ रहा है, जिसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो मैं आपके लिए डेफिनेशन, इंस्टेड ऑफ कि मैं पीपीटी बना करके लेकर के आऊं, मैंने डेफिनेशन यहीं पर लिख दी। अब इसमें आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है? ट्रांसपोर्ट कैन बी डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वो जगह जहां से आपने एडमिनिस्टर किया है। इट कैन बी ओरल, इट कैन बी पैरेंटल, इट कैन बी इंट्रामस्कुलर, इट कैन बी इंट्रावेनस, इंट्रापेरिटोनियल, इंट्राथीकल, सबक्यूटेनियस, कैसा भी एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचने के या मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल को बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, और जिसका रिजल्ट होता है कि ड्रग अपने साइट ऑफ एक्शन पर पहुंच जाती है। साइट ऑफ एक्शन मतलब वो जगह जहां पर ड्रग को अपना एक्शन दिखाना है, या वो जगह जहां पर एक्चुअली दवा जाकर के या जो ड्रग मॉलिक्यूल है जाकर के रिसेप्टर से बाइंड करेगा और फिर आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करेगा। आई होप सो आपको ये चीज बहुत ही आसान तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है,
अब इसमें किस चीज का यूज करते हैं, साइट ऑफ एक्शन में तो पहुंच गया, लेकिन किस चीज का यूज करके पहुंचेगा, ये पहुंचेगा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पर्टिकुलर टिश्यूज में, सेल्स में आपको मिल जाएगी, जिसको पेनिट्रेट करेगा, जिसके साथ जाएगा और उसको, उस पर्टिकुलर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस जब करेगा तब जाकर के वो पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करेगा। तो इसमें एक चीज हम आगे और लिख लेते हैं बच्चा कि रीचिंग इट्स साइट ऑफ एक्शन थ्रू क्या, थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। क्या? थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ठीक है। एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था कि सर एंटी कैंसर या एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स पढ़ा दो। बेटा अभी तुमने फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हो तुम, और मैं तुमको फार्माकोलॉजी का लास्ट चैप्टर है जो मतलब एकदम लास्ट में आता है, एंटी कैंसर आप पढ़ना चाह रहे हो अभी इस टाइम। मैं कह रहा हूं सिलेबस के साथ चलो, धीरे धीरे एवरी सिंगल थिंग मैं कवर करा दूंगा। जस्ट नो नीड टू बॉदर अबाउट दैट, उसके लिए परेशान होने की जरूरत है ही नहीं आपको। दैट्स ऑल माई रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसको कैसे केटर करूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। विद इन 1 ईयर फार्मास्यूटिकल साइंसेस के 50 के 50, आई थिंक जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को भी लेकर के अगर 60 सब्जेक्ट हैं तो 60 सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा पर मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? 60 सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा पे मिल जाएंगे इन अ सीक्वेंस फॉर्म। अब मैं उसमें सेमेस्टर बाइफर्केशन नहीं करूंगा उसमें कि फर्स्ट सेमेस्टर का हमने एचएपी ये बना दिया, सेकंड सेमेस्टर का नहीं, हमने पूरी एचएपी बना दी है, जिसको जो पढ़ना है पढ़ लो। हमने फार्माकोलॉजी पूरी बना दी, जिसको जो पढ़ना है पढ़ लो। मेडिसिनल पूरी बना दी है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो पढ़ना है पढ़ लो। अब उसमें हम तीसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर, पांचवा सेमेस्टर नहीं करेंगे, ठीक है। 2 चीजें होती हैं, कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर रहते हैं, टॉपिक कोई भी नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट आपको समझ में आया। अब ट्रांसपोर्ट के बाद हम लोग जो है कुछ चीजों की बात कर लेंगे कि बॉस यहां पर कितने टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, कौन कौन से टाइप के। सबसे पहले आपका आता है पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है। पैसिव डिफ्यूजन आता है, पैसिव डिफ्यूजन आने के बाद फिर आपका आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिर आता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट अगर कर लेते हो आप तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के बाद आता है फिर आपकी एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस में 2 चीजें आती है, एक पिनोसाइटोसिस आती है, एक फैगोसाइटोसिस आती है। जो भी बच्चा क्लास 12th में थोड़ा बहुत पढ़ करके आया है तो ही डू नो अबाउट व्हाट पिनोसाइटोसिस इज एंड व्हाट फैगोसाइटोसिस इज। सबसे पहले हम आपको डिफ्यूजन के बारे में बता देते हैं। डिफ्यूजन का सीधा सा मतलब होता है दैट मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन until its equilibrium is maintained। जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं करता तब तक जो है ड्रग मॉलिक्यूल आपके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जाता है, और उस पूरे पर्टिकुलर प्रोसीजर को आप लोग क्या बोलते हो? उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को बोलते हो आप लोग डिफ्यूजन, ठीक है। और वही चीज आप लोग पैसिव डिफ्यूजन में पढ़ने वाले हो। इस डेफिनेशन को नहीं लिखा है तो इस डेफिनेशन को लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं। लिख लिया? सर बिहार में बच्चे आपको बुला रहे हैं कि सर आप सुंदरम कॉलेज ऑफ फार्मेसी में आके पढ़ा दीजिए। ठीक है बच्चा, मौका मिलेगा तो मैं जरूर आकर के पढ़ाऊंगा, और फिर मैं इसे स्ट्रीम करता हूँ। मैं मेरी प्रीमियर तो आती है यार हर संडे शाम को 7 बजे, तो पढ़ लो यार। मैं तुमको बताऊं, थैंक यू अलॉट, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं हर चीज बोलता हूं कि इफ यू वांट टू लर्न समथिंग यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। इफ यू वांट टू लर्न समथिंग यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर एट एनी कॉस्ट। उसके लिए फिर आपको ये नहीं देखना पड़ेगा मुझे बुखार हो रहा है, मुझे राहत हो रही है, मेरे पास तो ये नहीं है वो नहीं है, नहीं।
इफ यू वांट स्टडी यू विल स्टडी एंड यू कैन स्टडी। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। हेडिंग डालो सब लोग, पैसिव डिफ्यूजन। सब लोग हेडिंग डालो, पैसिव डिफ्यूजन। मेरी राइटिंग पता नहीं किस जन्म में जाकर के सुधरेगी। पैसिव डिफ्यूजन, ठीक, ओके। अब अगर हम लोग पैसिव डिफ्यूजन की बात कर लें, है ना, तो पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया डिफ्यूजन क्या होता है। सीधी सीधी बात बताओ, पहले मैंने आपको बोला डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मैंने क्या बताया? मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन अंटिल क्या? अंटिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, until equilibrium condition is attained। wait for a while यार, किसी का मैसेज आ गया है, let me respond it to that। okay okay let's get over it। अब हम चलते हैं अपने क्लास की ओर। ओके चलो, हाँ तो हम कहां पर थे? अच्छा, पैसिव डिफ्यूजन की बात कर रहे थे। हमने आपको बताया था डिफ्यूजन का मतलब क्या था। हमने आपको सबसे पहले डिफ्यूजन का मतलब बताया था। डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर concentration to lower concentration ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक का ड्रग का मूवमेंट, लेकिन वो हमेशा नहीं होता रहेगा। वो केवल तब तक होगा जब तक इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब बराबर का स्टेट नहीं आ जाता। अंटिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, ये कंडीशंस अप्लाइड होती है। अंटिल इक्विलिब्रियम कंडीशन इज अटेन्ड, इक्विलिब्रियम कंडीशन इज अटेन्ड। ठीक है, तो यहां पर ये पर्टिकुलर चीज होती है कि बॉस तब तक होगा हमारा पैसिव हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक का ड्रग का मूवमेंट जब तक क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आ जाती। और एक बार इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई तो फिर अब हमको आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो चलो हो गई डिफ्यूजन की बात। पैसिव की बात कर लेते हैं। तो पैसिव का मतलब होता है विद द फ्लो, फ्लो के साथ ही हो रहा है ना। और इसके लिए एनर्जी की जो जरूरत पड़ती है हमको, वो नहीं पड़ती है। एक बात बताओ, नदी बह रही है, ठीक है, तो जब नदी के साथ आपको चलना है, फ्लो के साथ चलना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं मेहनत करनी पड़ेगी उतनी। लेकिन अगर मान लो नदी का बहाव राइट साइड है और आप अगेंस्ट द राइट साइड जा रहे हो, आप लेफ्ट साइड जा रहे हो, तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो वो हो जाता है आपका एक्टिव डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। पैसिव डिफ्यूजन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट या एनर्जी की डिमांड नेग्लिजिबल होती है। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात कर ले, पैसिव का मतलब ही होता है विथ द फ्लो, ठीक है। पैसिव का सिंपल सा मतलब होता है विथ द फ्लो या इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। यह चीज होती है आपका पैसिव। और डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अंटिल इक्विलिब्रियम कंडीशन इज मेंटेन्ड, अंटिल इक्विलिब्रियम कंडीशन इज मेंटेन्ड,
ठीक है, पैसिव की बात बता दी है ना। यहां पर देखो, एनर्जी रिक्वायरमेंट इज नेग्लिजिबल, एनर्जी रिक्वायरमेंट इज नेग्लिजिबल। एनर्जी रिक्वायरमेंट इज नेग्लिजिबल। तो बच्चा एनर्जी रिक्वायरमेंट तो देखो नेग्लिजिबल होती है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, कि एनर्जी की जरूरत तो हमें नहीं पड़ती है। क्या नहीं पड़ती है बच्चा? एनर्जी की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। वेट फॉर अ व्हाइल, लेट मी ट्राई समथिंग न्यू। ना, इसमें लाइव कैसे करते हैं? नहीं, ओके, चलो 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 ओके, चले। अच्छा, पैसिव समझ में आ गया। हमने बताया पैसिव के बारे में कि बॉस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाता है तो वो आपका होता है डिफ्यूजन। अगर फ्लो के साथ में इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो है तो वो आपका पैसिव हो जाएगा। और पैसिव डिफ्यूजन को क्यूमुलेटिवली बात कर ले तो एनर्जी रिक्वायरमेंट जीरो होती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट नेग्लिजिबल होती है। इसका सिंपल सा मतलब इतना सही होता है कि इट डू नॉट रिक्वायर्स एनर्जी, ठीक है। या इसको हम लोग एनर्जी रिक्वायरमेंट इज नेग्लिजिबल को इसको हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑल्सो, एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑल्सो, ठीक है। इंडिपेंडेंट का मतलब कि एनर्जी की जरूरत इसको नहीं है। अब इंडिपेंडेंट का मतलब, डिपेंडेंट का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो श्रुति है कोई स्टूडेंट, ठीक है, तो श्रुति मेहनत करती है, जॉब करती है, श्रुति जॉब करने के बाद खुद के लिए ब्रेड अर्न करती है, ब्रेड अर्न करने का मतलब खुद के लिए अर्निंग करती है, ठीक है, और सेल्फ अर्न है। और श्रुति का भाई है श्रेयस। अब श्रेयस क्या करता है? श्रेयस कुछ नहीं करता है, श्रेयस पढ़ने में भी खराब है, ठीक है, और वो जॉब भी नहीं करता है, अनएम्प्लॉयड है। तो श्रेयस क्या है? घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट है कि बॉस घर वाले खाना खिलाएंगे तब वो खाएगा, घर वाले कपड़े दिलाएंगे तो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। इंस्टेड ऑफ श्रुति, श्रुति क्या करती है? सेल्फ अर्न करती है, वो इंडिपेंडेंट है, सो शी डजंट वांट एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम देयर पेरेंट्स या फ्रॉम देयर फैमिली, ठीक है। सेम एज इट इज इन द केस ऑफ एनर्जी एज वेल, कि पैसिव डिफ्यूजन में कि ड्रग मॉलिक्यूल डू नॉट रिक्वायर एनर्जी, सो दे आर एनर्जी इंडिपेंडेंट, एंड दैट्स द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब आप बोलते हो कमेंट सेक्शन में, सर कि आप क्लास में बीच में आप इंग्लिश में स्टेटमेंट्स क्यों देते हो? मैं जस्ट बिकॉज इंग्लिश में स्टेटमेंट्स इसलिए देता हूं, दो चीजें, एक तो मेरी खुद की प्रैक्टिस हो रही है, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं इसलिए भी कहता हूं ताकि आपको थोड़ा बहुत धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगे, ठीक है। जो आपके ब्रेन में जो टैबू क्रिएट हो रखा है इंग्लिश को लेकर के, वो आपका थोड़ा सा इरेडिकेट हो जाए। एटलीस्ट मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी इंग्लिश कर लो आप, लेकिन आप इतनी प्रेजेंटेबल इंग्लिश कर लो कि आपको एटलीस्ट एग्जाम में लिखने में, कोई बोल रहा है तो उसको सुनने समझने में कोई दिक्कत या परेशानी ना आए। इंस्टेड ऑफ जो कि काफी यूनिवर्सिटी के बच्चे बैक लिए रहते हैं 4th ईयर तक, जस्ट बिकॉज उनको लिंग्विस्टिक बैरियर परेशान कर रहा होता है या लैंग्वेज बैरियर उन्हें परेशान कर रहा होता है, ठीक है। ओके, पैसिव डिफ्यूजन हो गया, इसको आप लोग लिख लो और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। चले, अब हम लोग बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे बात करने से पहले जो है ना, हम फिल्ट्रेशन की बात करेंगे।
ठीक है, हम अभी तक हमने पैसिव डिफ्यूजन की बात की, पहले हम फिल्ट्रेशन की बात करेंगे और फिर हम जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे साथ, जल्दी जल्दी फिल्ट्रेशन की बात करेंगे। अब फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? टू फिल्टर समथिंग या टू रिमूव अनवांटेड या अनडिजायरेबल सब्सटेंस फ्रॉम द सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप ये क्या करेंगे कि ऐसी चीजों को फिल्टर आउट करेंगे, मॉलिक्यूल्स का फिल्ट्रेशन कराएंगे हम लोग। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये होता है आपका। अब इसमें क्या होता है? लेस देन नहीं सॉरी, ये मैंने लोगो गलत बना दिया। आपका लोगो आपका इस तरीके से नहीं होगा, लोगो आपका थोड़ा सा उल्टा होगा। 100 ग्राम पर मोल, इतनी तो होती है यूनिट। और कुछ होती है यूनिट? एटॉमिक में से एटॉमिक मास की यूनिट या मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल ही तो होती है। अच्छा, अगर मैं बोलूं एक एएमयू होती है तो क्या गलत हो जाएगा? मैं बोलूं अगर एएमयू हो जाएगा तो गलत हो जाएगा? नहीं बच्चा, ये भी ठीक रहेगा, क्योंकि एएमयू स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो ये चीजें भी सेम रहेंगी और सही रहेंगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, लेस देन 100 ग्राम पर मोल। ठीक है, और एंड शुड permeate through permeate through 7 angstrom and can permeate through 7 angstrom। ठीक है, 7 एंगस्ट्रॉम के पोर्स के थ्रू पेनिट्रेट कर जाना चाहिए, मतलब परमिएट कर जाना चाहिए, पास हो जाना चाहिए। ठीक है, यही चीज होती है। क्या ये चीज सही है? अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। फिल्ट्रेशन में कौन कौन से केमिकल्स के एग्जाम्पल, कौन कौन से केमिकल्स को हम लोग फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर लेंगे? बहुत सारे हो गए, जैसे कि आपका हो गया एक इथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, एक हो गया आपका इथिलीन ग्लाइकोल। सर एक एग्जाम्पल नहीं है, 2 एग्जाम्पल दीजिए। अच्छा लो, इथिलीन ग्लाइकोल और यूरिया कर लो, इथिलीन ग्लाइकोल और यूरिया कर लो। ठीक है, गूगल पे चेक कर लेना, अगर गलत निकल जाए तो। तुम लोग भी यार छोटी छोटी चीजें लेकर के बैठ जाते हो। कौन सा कलर लूं? विच कलर आई शुड हैव टू टेक? ओके, ठीक है, एंड शुड पास। अच्छा लिख लिया मैंने, सॉरी। एंड शुड पास फ्रॉम 7 एंगस्ट्रॉम पोर्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात कर रहा था मैं, एग्जाम्पल्स में लिख लो यूरिया और इथिलीन ग्लाइकोल। यूरिया एंड इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल और यूरिया की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अच्छा अब हम लोग फिल्ट्रेशन की बात कर रहे थे। अब फिल्ट्रेशन के बाद एक टॉपिक आता है बल्क फ्लो। क्या टॉपिक आता है बच्चा? इसके बाद एक टॉपिक आता है जिसको आप लोग बोलते हो बल्क फ्लो। व्हाट इज बल्क फ्लो? बल्क फ्लो में यही होता है कि ये जो आपका कैपिलरी साइज है ना, जो 7 एंगस्ट्रॉम है, ये 7 एंगस्ट्रॉम बढ़ करके आपका हो जाता है, कितना एंगस्ट्रॉम हो जाता है? 40 एंगस्ट्रॉम हो जाता है।
बॉस फिल्ट्रेशन कर रहे थे तो आप किसी चीज से ही तो फिल्टर कर रहे होगे, किसी पर्टिकुलर सेपरेटर से या किसी लिड का यूज करके, किसी सीव का यूज करके। तो फिर जब आप उसको साइज की बात कर रहे थे और वो साइज 7 एंगस्ट्रॉम बोल रहा था, तो बल्क फ्लो में क्या होगा, वो साइज बड़ा हो जाएगा ताकि मैक्रोमोलिक्यूल्स भी पास कर सके, ताकि मैक्रोमोलिक्यूल्स भी पास कर सके। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो बल्क फ्लो लिखो, बल्क फ्लो लिखो। ठीक है, लिखना स्टार्ट करें। कैपिलरी साइज कैन बी ऑफ 40 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, पार्टिकल साइज विल बी 40 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये होता है आपका बल्क फ्लो। मैं इसको अलग से हाईलाइट कर दे रहा हूं, मैं इसको आपको अलग से हाईलाइट कर दे रहा हूं। हाँ, ताकि आपको ये चीज ध्यान में रहे। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे जब हम चलते हैं ना, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे क्या होता है, एक मिनट, क्या खुल गया ये, एक मिनट। हाँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे जब हम चलेंगे ना, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम लोग एक चीज देखेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक्चुअली में ड्रग मॉलिक्यूल मूव तो कर रहा है, बट इट रिक्वायर्स एनर्जी। पैसिव डिफ्यूजन में एनर्जी नहीं लग रही थी, पैसिव डिफ्यूजन में एनर्जी नहीं लग रही थी, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगेगी। और वो एडीपी के फॉर्म में, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के फॉर्म में निकलती रहेगी, और एटीपी जो है वो यूटिलाइज होता रहेगा आपके पर्टिकुलर रिएक्शन में। लिखते हैं, देखते क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। ठीक है, इट इज एनर्जी डिपेंडेंट, एनर्जी डिपेंडेंट, एनर्जी डिपेंडेंट। और एनर्जी डिपेंडेंट है, तो एनर्जी डिपेंडेंट होने के बाद फिर वो क्या करता है, ठीक है, क्या करता है, ये मूवमेंट शो करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, मतलब ड्रग में मूवमेंट, ड्रग के मॉलिक्यूल का मूवमेंट दिखाता है थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास आते हैं लीवोडोपा और मिथाइल डोपा। ठीक है, लीवोडोपा, लीवोडोपा और मिथाइल डोपा। ठीक है, अब ये क्या करता है ना, मिथाइल डोपा और लीवोडोपा, ये जो है बेसिकली अपने एक्टिवेशन के लिए इनको एनर्जी चाहिए होगी, बिना एनर्जी के ये कुछ नहीं कर सकते। लीवोडोपा और मिथाइल डोपा। ठीक है, और these drugs show their mechanism
these drugs exhibit their show their activity, a movement, activity slash movement through active transport, through active transport, थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब वो क्या करेगा ना, लीवोडोपा है, लीवोडोपा को जैसे ही आप एडमिनिस्टर करोगे तो लीवोडोपा का मतलब क्या है, डोपामीन का लीवो फॉर्म। दो फॉर्म होते हैं, एक लीवो फॉर्म होता है बच्चा, एक डेक्स्ट्रो फॉर्म होता है। तो फिर क्या होता है, लीवोडोपा में डोपामीन का ही इनएक्टिव फॉर्म रखा जाता है। और इनएक्टिव फॉर्म क्या होता है, वो जैसे ही आप लीवोडोपा इंटेक करोगे ना, या मिथाइल डोपा आप इंटेक करोगे, तो वो मिथाइल डोपा क्या करेगा या लीवोडोपा क्या करेगा, वो उसको एक्टिवेट कर देगा, वो उसको एक्टिवेट कर देगा। और एक्टिवेशन होने के बाद रिजल्ट इस चीज में आता है ना बच्चा, रिजल्ट इस चीज में आता है कि जैसे ही डोपामीन एक्टिवेट हो गया तो फिर वो आपके पार्किंसन के डिजीज में काम आ जाएगा। अब ये कोई नहीं बोलेगा मुझे कि सर मुझे ये नहीं पता कि पार्किंसन डिजीज क्या होती है, सब कमेंट सेक्शन में लिखोगे। पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है जाके गूगल करो एंड लेट मी नो। ये आपका होमवर्क है कि लेट मी नो अबाउट व्हाट द पार्किंसन डिजीज इज अबाउट, और कौन कौन सी ड्रग यूज की जाती है। और जो आपको लीवोडोपा मिली है वो लीवोडोपा कौन सी कैटेगरी की ड्रग है ये भी। अब आप बोलोगे सर कि आपने तो पढ़ाया ही नहीं है। बच्चा मैंने पढ़ाया नहीं है, बट जस्ट यू आप जाकर के थोड़ा बहुत सर्च आउट तो करो। मैं तो पढ़ाऊंगा ही, मैं पूरा सिलेबस पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, फार्माकोलॉजी के बाद कोग्नोसी पढ़ाऊंगा, कोग्नोसी के बाद पैथोफिजियोलॉजी, फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो छोड़ने वाला तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं हूं मैं। ठीक है, सो गेट द थिंग्स डन। ओके, अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, पैसिव डिफ्यूजन हो गया। अब अगली हेडिंग आते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है बच्चा, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में होता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में होता है क्या, इसमें भी ड्रग जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में तो जा रही है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में तो जा रही है, लेकिन उस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाने के में क्या हो रहा है कि इसमें एक कैरियर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ रही है। मतलब एक ट्रांसपोर्ट कैरियर, एक ट्रांसपोर्ट मीडिएटर की जरूरत पड़ रही है, किसमें, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट मतलब टू मूव, और फैसिलिटेट कराना मतलब उसको ट्रांसपोर्ट करवाना। मतलब बेसिकली जैसे कि मेरी एक फ्रेंड थी श्रुति, अब श्रुति को जाना था पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ठीक है, तो अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वो खुद से नहीं जा सकती है। ठीक है, या जैसे आपका क्या हो रहा था, पैसिव डिफ्यूजन हो रहा था, खुद से हो रहा था, तो वैसे नहीं जा रही है। वो क्या करेगी, वो ओला बुलाएगी या वो उबर करेगी या रैपिडो करेगी। तो वहां पर ओला उबर रैपिडो क्या है, एक कैरियर की तरह एक्ट कर रहे हैं। किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, कैरियर की तरह एक्ट कर रहे हैं। और कैरियर की तरह एक्ट करने के बाद वो पर्टिकुलर एक पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच जाएगी। एंड दैट्स द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, एंड दैट्स द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तो इसको यहां पर लिख लो, रिक्वायर्स कैरियर मॉलिक्यूल, requires carrier molecule। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, कि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन भी जाएगा, बट इसको कैरियर की जरूरत होगी कि कैरियर जो है ड्रग को ले लेगा और फिर ड्रग जो है जहां पर रिलीज होनी होगी वहां पर रिलीज कर लेगा। मान लो ईसीएफ से ले लिया और आईसीएफ से में जाकर के दे दिया। सर आपको आज नींद आ रही है, बॉस मैं पिछले 36 घंटे से नहीं सोया हूं। ठीक है, सो इट्स जस्ट लाइक कि थोड़ा बहुत तो है, तबीयत भी ठीक नहीं है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट लेक्चर्स आर मच मोर नेसेसरी। समझ में आया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन।
अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो अगला टॉपिक है हमारा एंडोसाइटोसिस। क्या है अगला टॉपिक जो है हमारा, वो है एंडोसाइटोसिस। चलो करते हैं उसको भी। लेट मी चेंज द कलर यार। चलो पर्पल कलर आ गया हमारे पास। एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस को अगर हम डिवाइड करेंगे तो दो चीज में डिवाइड करते हैं, एक पहला पिनोसाइटोसिस है और दूसरा फैगोसाइटोसिस है। क्या है पहला एक है पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, और तीसरा दूसरा है हमारा फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, ये दो टाइप के हमारे एंडोसाइटोसिस प्रोसीजर होते हैं। अब इसमें एक्चुअली में होता क्या है, इसमें ये होता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है ना वेसिकल्स में मॉडिफाई हो जाती हैं, ठीक है, और ड्रग मॉलिक्यूल्स में इनगल्फ हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ओके, सेल मेम्ब्रेन ठीक है इज मॉडिफाइड एज वेसिकल्स। is identified as सेल मेम्ब्रेन इज आइडेंटिफाइड एज, किसकी तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, आइडेंटिफाइड एज या मॉडिफाइड एज। एक मिनट यार, आइडेंटिफाइड नहीं मॉडिफाइड ही करो इसको। सेल मेम्ब्रेन इज मॉडिफाइड एज वेसिकल्स। वेसिकल्स की तरह हम लोग जो है इसको डिजाइन कर लेंगे, और जब वेसिकल्स की तरह हमने डिजाइन कर लिया तो वेसिकल्स के साथ डिजाइन करने के बाद फिर क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे, या इसमें क्या होगा, इसमें ड्रग मॉलिक्यूल्स गेट इनगल्फ्ड, ड्रग मॉलिक्यूल्स गेट। ठीक है, अब मेरे को झुक करके लिखना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज कि मेरी हाइट भगवान ने कुछ ज्यादा ही बना दी है। ड्रग मॉलिक्यूल्स गेट क्या, ड्रग मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा ड्रग मॉलिक्यूल्स के साथ, लेट मी चेक। ड्रग मॉलिक्यूल्स गेट इनगल्फ्ड। ठीक है, इनगल्फ कर लिया है मतलब हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन को पकड़ लिया। ठीक है, क्या कर लिया, सेल मेम्ब्रेन ने ड्रग्स को पकड़ लिया। ठीक है, तो ये थे हमारे ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। आई होप सो आपको ये सारे ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन क्या क्या चीजें समझ में आई हैं और क्या क्या चीजें समझ में नहीं आई हैं, एंड देन लेट मी नो। ठीक है, एंड देन लेट मी नो। ठीक है, ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अब हम लोग लेक्चर वाइंड अप करते हैं इसी चीज के साथ। ठीक है, ये दी एंड आ गया यहां पर। ठीक है, लेक्चर 10 को एंड करने का टाइम यहां पर आ गया है बच्चा। आई होप सो आप सबको समझ में आया होगा फार्माकोकाइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 10।
फार्माकोकाइनेटिक्स का नहीं, फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 10 है और लेक्चर नंबर 10 में फार्माकोकाइनेटिक्स की ये पहली क्लास थी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एब्जॉर्प्शन ऑफ और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, और उसी के साथ अब मेरा टाइम आ गया है अलविदा लेने का। दिस साइड सुमित प्रताप सिंह साइनिंग ऑफ टू यू। थैंक यू गाइस।